नया चैप्टर जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, चैप्टर नंबर 7 जस्ट सेल से पहले है। इस चैप्टर को हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी के पहले कंप्लीट करना होगा, ताकि हम जिस तरीके से हम प्लांट के लिए प्लांट एनाटॉमी के बाद फिजियोलॉजी देखें, उसी तरीके से दिस इज द वेरी एसेंशियल टू नो अबाउट द एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स। एनिमल की एनाटॉमी मतलब किस चीज की स्टडी होगी यहाँ पे? इंटरनल टिश्यूज की। इंटरनल टिश्यूज की। जिस तरीके से प्लांट्स में आपने स्टडी किया कि सिंपल टिश्यू, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, क्लियर, मेरिस्टेमेटिक, आपने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट देखे। प्लांट इज वेरी सिंपल इन कंपेयर टू एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी दिखेगी, डिवीजन ऑफ लेबर दिखेगा, अलग अलग सिस्टम अलग अलग फंक्शन कर रहे होंगे, डिफरेंट टाइप के लोकेशंस दिखेंगे। उन फंक्शंस को हमें पढ़ना है ह्यूमन फिजियोलॉजी। प्लांट के केस में हम एंजियोस्पर्म को रखते हैं लीड में, मॉडल हमारा एंजियोस्पर्म है। एंड एनिमल के केस में हम लोग खुद ही मॉडल है, क्लियर, तो हम ह्यूमंस को पढ़ेंगे। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी वाला पोर्शन पूरा फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। बट बिफोर गोइंग टू ह्यूमन फिजियोलॉजी वी शुड नो अबाउट व्हाट इज द एनाटॉमी, द जनरल एनाटॉमी बिहेवियर ऑफ बॉडी। क्लियर है बेटा? तो चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू, नॉट ऑर्गन सिस्टम, विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू। क्लियर? तो चैप्टर कवर करेगा आपको एनिमल टिश्यूज, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। देन आपको बस इतना यहाँ पे पढ़ना है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। फिर आपको मॉडल्स पढ़ना, ठीक है, मतलब एनिमल के मॉडल। आप डिटेल में आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में ह्यूमन तो देखोगे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रक्चरली ऑर्गन सिस्टम और सब कुछ आपको जो मॉडल्स पढ़ने हैं। एनिमल किंगडम के टाइम भी मैंने बोला था, अर्थवर्म हमें डिटेल में पढ़ना है, कॉकरोच हमें डिटेल में पढ़ना है। अभी फ्रॉग को हटा दिया गया है नेट से, बट हम थोड़ा सा इसको देख लें। जस्ट जितना एनसीईआरटी में दिया हुआ है उतना एक बार देख लेंगे, या तो अभी या तो पूरा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद, ये अभी नेट में नहीं। क्लियर? तो अर्थवर्म और कॉकरोच हमें कवर करना है बेटा। एनिमल टिश्यूज से रिलेटेड चीजें देखनी है, वो कैसे ऑर्गन सिस्टम में, ऑर्गन्स में उनका रोल क्या है, इस तरीके से हम एक डिवीजन करते हुए देखें। उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, पहला लेक्चर है आज, हम लोग एक इंट्रोडक्टरी देखते हैं कि क्या है ऑर्गन सिस्टम, बॉडी, ह्यूमन। जब हम एनिमल में स्विच कर रहे हैं तो व्हाट आर द, एक हम क्या है, फिजियोलॉजी कैसे चल रही है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में हम लोग बहुत दिनों से प्लांट पढ़ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ से ऊपर हो गया सिर्फ प्लांट्स चल रहा था, कंप्लीट हो चुका है वो। तो अभी हमें क्या देखना है कि हम जब एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम, अब बैकग्राउंड में आपका एक चैप्टर कवर होना चाहिए एनिमल किंगडम। क्लियर? एनिमल किंगडम थोड़ा सा कवर करके रखो। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, पहले इंट्रोडक्टरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए एनिमल्स बिहेवियर का, और उसके बाद आ जाना हायर कॉर्डेटा में, वहां पे देख लेना। तो एक जनरल एनिमल किंगडम पूरा कवर करके रखोगे तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा सा ग्लिम्स है कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के सिस्टम चल। तो ह्यूमन बॉडी में ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं वो 11 टाइप्स के ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं। 11 टाइप के ऑर्गन सिस्टम टोटल वर्क कर रहे हैं। जैसे क्या क्या हो जाएगा इसमें? नर्वस सिस्टम हो जाता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम हो जाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सोक्राइन सिस्टम, इस तरीके से सिस्टम चल रहा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, अब बोलो कि मैम 11 बोल रही है, फिगर 12 का है, तो उसमें ध्यान में रखना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक पर्टिकुलर पर्सन में एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। क्लियर? तो टोटल हमारे कितने हैं? 11 ऑर्गन सिस्टम वर्क कर रहे हैं एक एनिमल ह्यूमन बॉडी के, वेल डेवलप्ड एनिमल बॉडी के अंदर। इज इट क्लियर? अब इन्हीं सारे सिस्टम्स में हमें ध्यान में रखना है ये सिस्टम कैसे बना होगा। तो सिंपल सा जो आपका सीक्वेंस था, सिंपल सीक्वेंस है आपका, सेल टिश्यू, देन टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, एंड फाइनली आपका ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से आप एक ग्रुपिंग करते हुए जाते हो। तो आप सेल सबने कवर कर रखा है, सेल, एनिमल सेल के बिहेवियर, वो सब चीजें आपकी कंप्लीट है।
नाउ वी आर फोकसिंग ऑन टिश्यू, एंड फिर फिजियोलॉजी में हम ऑर्गन सिस्टम की बात करें। ठीक है, अब ये सामने तुम्हारे बढ़िया सा अच्छा सा चार्ट है, इसको देख के किसी भी चार्ट को घबराओगे नहीं। ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते वक्त या अभी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते वक्त इस चैप्टर में तो हमें बहुत बियॉन्ड एनसीईआरटी कहीं जाना नहीं है, सिर्फ इमेजेस वगैरह ही होंगे जो एनसीईआरटी से बाहर होंगे, जस्ट तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए। अब ये सामने एक बड़ा अच्छा खूबसूरत सा चार्ट है, अगर इसको बिना घबराए एक किसी डायरेक्शन से देखने की कोशिश करो। सेंटर में हम पकड़े अगर एनिमल टिश्यू, ठीक है, एनिमल टिश्यू को देख रहे हैं हम। अब हमने लिया सिंपल एक कवरिंग वाले टिश्यू को हम लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। जस्ट हम यहाँ पे बता रहे हैं, सब हमें डिटेल में देखें। क्लियर? तो आप इसी तरीके से मार्क करोगे, एक टिश्यू सिस्टम है कनेक्टिव टिश्यू, एक टिश्यू सिस्टम है मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, नर्वस टिश्यू, फिर कई सारे इसमें टाइप्स आ जाते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स आ जाएंगे। तो बेसिकली आपको क्या रखना है ध्यान कि जो आपका टिश्यू सिस्टम है वो किस तरीके से एक ग्रुप ऑफ ओरिजिन ऑफ से होमोजेनस सेल्स से टिश्यू बन रहा है। कई डिफरेंट टाइप के टिश्यू इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे। ये वाला animal tissue forms organ, organ forms organ system, work to maintain homeostasis. What is homeostasis? What is homeostasis? एकदम अटेंटिव रहो बेटा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, समझ में आनी चाहिए पूरी आपको कि आपके अब तो इंटरेस्ट वाली चीजें आई हैं। प्लांट इतने पेशेंस से पढ़े हो तो ये तो बहुत अच्छा है। होम्योस्टेसिस बैलेंस किस चीज का? सिंपल समझ लो कि जो इंटरनल आपका मीडियम है, ठीक है, पीएच वैल्यू, पीएच टेम्परेचर, ये सब फॉर द रिएक्शन फॉर द मेटाबॉलिज्म एक सिस्टम बैलेंस है। ठीक है, बाहरी उसके एक्सटर्नल टेम्परेचर का इम्पैक्ट ना पड़े, इसको बोलते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल। क्लियर? तो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना थ्रू नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स आप कोई भी चीजों से अगर इंटरेक्ट करके आपको कोई हार्म हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वहां पे आप नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म करते हैं। अभी उस शब्द में नहीं जाना है, जैसे एग्जांपल एक दिया है यहाँ पे थर्मोरेगुलेशन। क्लियर? एंडोथर्मिक है, एक्टोथर्मिक है, अब इन सब चीजों में नहीं जाना, लेकिन हम रेगुलेट कर, ठीक है, हमारी बॉडी सेंस कर सकती है कि हमारे लिविंग सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक्स है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम एक सिस्टम वो हम रिफ्लेक्ट क्यों किए, क्योंकि हमने जिस सरफेस को टच किया, अगर वो सरफेस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर था, जब सबके कोई तवा है या कोई बर्तन है जो बहुत गर्म था, उसको हमने टच किया, तो वहां से हमारे फिंगर क्यों हटेगी, वहां से हम अपना हाथ पीछे की तरफ क्यों करेंगे? वो हमारा एक फीडबैक सिस्टम वहां पे वर्क कर रहा है। और इसमें कौन सा सिस्टम वर्क किया? इसमें टच रिसेप्टर्स, अभी बस ऐसे जनरल समझो, इसमें रिसेप्टर्स वर्क किए होंगे जिन्होंने स्टिमुलाई लिया होगा, एंड देन वो सिग्नल इलेक्ट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट होके नर्वस सिस्टम से हमारे ब्रेन तक गया होगा। ब्रेन ने उसके रिस्पॉन्स में एक आउटपुट जनरेट किया होगा, और उस आउटपुट के जनरेशन की वजह से हमने अपने फिंगर वहां से मूव। क्लियर बेटा? एकदम अटेंटिव होकर समझ। अब ये हमें देखने में सुनने में तो लगा कि बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस चली गई, लेकिन क्या हमें हाथ हटाने में इतना टाइम लगता है? नहीं ना, बहुत क्विक चीजें चल रही। कुछ सिस्टम बहुत क्विक वर्क कर रहे हैं, कुछ सिस्टम बहुत स्लोली वर्क कर रहे हैं। जस्ट हार्मोन सिक्रीट हुआ है तो हार्मोन ब्लड में गया, हार्मोन ब्लड से टहलते वहलते जा रहा है कि टारगेटेड ऑर्गन तक जाएगा, फिर वर्क करेगा। अगर नर्वस सिस्टम इसी तरीके से आराम से वर्क करे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो जस्ट हमें समझना है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू सिस्टम होंगे, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे एपिथेलियल टिश्यू मैं बता रही थी, एपिथेलियल टिश्यू कैसे हो गया? कैन बी सिंपल, स्ट्रेटिफाइड, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। अब ये टर्म्स आ जाएंगे जब तब तो समझ में आएगा। कैन हैव सेल्स दैट आर स्क्वेमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर टाइप्स ऑफ एपिथेलियम हो गए। फंक्शन इन प्रोटेक्शन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, सेंसेशन। ठीक है, आज हम लोग एपिथेलियल टिश्यू ही देखेंगे। अच्छा, हम जस्ट में इंट्रोडक्टरी, फिर आप ऐसे ही देखो कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू। ठीक है, तो जनरल हम बात करें एनिमल टिश्यूज में, अभी ये सब चार्ट देख के मत घबराओ, तो एनिमल टिश्यूज की बात करें तो देयर इज फोर मेन टिश्यू सिस्टम। वन इज एपिथेलियल, सेकेंड इज मस्कुलर, थर्ड इज नर्वस, और इन तीनों को जोड़ने के लिए, इन तीनों के अलावा जो कुछ भी है शरीर में, जो कुछ भी है, समझ लेना एकदम अच्छे से,
इन तीनों के अलावा ये स्पेसिफिक है, इन तीनों के अलावा सभी स्पेसिफिक है अपनी जगह, क्लियर। इन तीनों के अलावा कुछ भी जो आपस में इनको कनेक्ट कर रही है, इनकी फंक्शंस कराने में हेल्प करेगी, वो सबको हम इंक्लूड कर देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देखने में सिंपल लगता है लेकिन सबसे लार्जर यही है, ठीक है। सबसे छोटा दिख रहा है नर्वस सिस्टम, कि इसके कोई टाइप्स नहीं दिख रहा है, बट ये अकेला सब पे भारी है, सबको कंट्रोल कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा एकदम समझते हुए चीजों को चलना है, क्लियर। यहाँ से आपकी लेयर बनेगी कि आपके टिश्यू सिस्टम कैसे हैं, देन आप पहुंच जाओगे कि हाँ वो फिजियोलॉजी में किस तरीके से वर्क कर। जैसे जब मैं बताऊंगी कि ब्रीदिंग सिस्टम में ट्रैकिया में म्यूकस का डिपोजिशन हुआ, अस्थमा कैसे हो रहा है, व्हाटएवर। फिर हम कह रहे हैं कि पार्टिकल जो नेजल पार्टिकल से नेजल पैसेज से डस्ट पार्टिकल या माइक्रोब्स मूव करके आ रहे हैं, उनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं हम आगे मूव करने के, ठीक है। फिर हम कहते हैं तुम्हें कि फेलोपियन ट्यूब में एग आया, स्पर्म आया, बाइंडिंग हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट कैसे मूव करके जा रहा है कि वो यूट्रस की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा है, वहां पे क्या फंक्शन ऐसा हो रहा है कि उसको डायरेक्शन मिल रहा है। तुम तो भाई घर से निकल के बढ़िया जीपीएस वीपीएस लगा के या कोई रास्ता जान रहे हो, इन सब चीजों को अंदर कौन कंट्रोल कर रहा है, किस तरीके से कहाँ पे कौन सा सिस्टम वर्क करेगा, उसमें किस तरीके के टिश्यू है, सेल कैसी है, कैसा सिक्रेशन हो रहा है, कैसा एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ये सब आप जो पढ़ते हो ना ओवरऑल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में फिजियोलॉजी, उसके लिए आप एकदम बेसिक्स अभी आज स्टार्ट करने पे हो। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है। तो एकदम ब्रॉडर फिनोमेना चलेगा। यहाँ से आप पूरे जो अगले 7th 8th चैप्टर चलेंगे आपके, वो अच्छे वाले इंटरेस्टिंग रहेंगे। आप आगे डॉक्टर बनने वाले हो तो ऑब्वियसली दिस इज द बेसिक्स, कि आपको सब बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा एंड आपको बस ऑब्जर्व करना है, पढ़ते चलना है, कुछ भी रटना नहीं है। जहाँ रटना था वहां नहीं रटाया मैंने, तो यहाँ तो कुछ भी नहीं रटना है बेटा, सिर्फ एंजॉय कर, ठीक है। यस बेटा, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इससे इंटरेस्टिंग क्या हो सकता है, आप डॉक्टर बनना चाह रहे हो तो ह्यूमन फिजियोलॉजी से इंटरेस्टिंग क्या हो, ठीक है। अब जैसे ये चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट पूरी समरी कहती है इस चैप्टर, ठीक। अभी आपको ये ऐसा गिजबिज गिजबिज सा लगेगा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत चार्ट है, बहुत अच्छे से बनाया गया है एंड वेल प्लेस, एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। दे दूंगी मैं ये तुम लोग, लेकिन अभी इन सब चीज की नई आदत बनानी है हमें बहुत स्टार्टिंग से। तो जैसे अगर हम कहें कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, तो फर्स्ट इज एपिथेलियल। जैसे एपिडर्मिस को पढ़ रहे थे ना हम, हमें कवरिंग चाहिए, हमारे अंदर टिश्यूज है बेटा, हमारे अंदर सॉफ्ट चीजें चल रही हैं, सॉफ्ट मैकेनिज्म है, उनको परफॉर्म करने के लिए बहुत डेलिकेट, वी डोंट हैव सेल वॉल, ठीक है। हमारे अंदर रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, रिजिड सेल नहीं है, मतलब ऐसा टफ नहीं है कुछ, बोन्स अपने आप में कैसे टफ है वो अलग बात है, ठीक है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो समझो, एक सेल 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 के पास सीमेंटिंग लेयर, सेल के पास सेल वॉल होना, वो उस सेल को रिजिडिटी दे रही थी। एनिमल्स टिश्यू में सिंपली एनिमल सेल्स में क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, आउटर लेयर, तो वो बहुत सॉफ्ट सा स्ट्रक्चर है, वो जहां पे भी टिश्यू बना रहा है सब एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट से है। तो उनकी जो कवरिंग होगी, कवरिंग वाला सिस्टम, ठीक है, उनकी कवरिंग वो सब कौन से टिश्यू सिस्टम में आ जाती है, एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू की एक बड़ी खूबसूरत सी चीज है कि इसका एक सरफेस हमेशा फ्री होगा, जहां पे भी जहां पे भी एपिथेलियल प्रेजेंट होगी वहां पे आपकी एक सरफेस हमेशा फ्री होगा, मतलब ऑब्वियसली वो एक को कवर कर रहा है तो दूसरा फ्री। कहीं कुछ नहीं तो अपनी स्किन को देखो, स्किन तुम्हारी क्या है, हार्ड एपिथेलियल है, कंपाउंड में आती है, कैसे आएगी क्या, वो सब हम लोग बाद में बात करते हैं। सिंपल सी चीज जो अभी बता रहे हैं, एक साइड इसने इंटरनल आपके टिश्यूज को कवर कर रखा है एंड दूसरे साइड में आप देख रहे हो ये इन्वायरमेंटल को फेस कर रही है। इज इट क्लियर बेटा। इसी तरीके से जो सपोज कि ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन है, क्लियर। तो इधर वाली लेयर क्या हुई, इंटेस्टाइन को कवर कर रही है, ठीक है, इंटेस्टाइन को कवर कर रही है, यहाँ की जो भी सिस्टम चल रहा है उसको, और इधर वाली फेस कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी को फेस कर रही है। आप इधर की देखो तो इधर की फ्री है, इधर की इस लिक्विड के लिए फ्री है। तो एपिथेलियल सेल की, एपिथेलियल टिश्यूज की ब्यूटी ये है कि ये अपने लोकेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो सकती है, लेकिन सबका एक कॉमन सा चीज है
कि उनका एक सरफेस हमेशा फ्री होगा, वो या तो किसी चीज को कवर करके एक सरफेस से रखे होंगे, या कोई सिक्रेशन हो रहा होगा तो उसी सरफेस से वो सिक्रीट होके बाहर को, या जहाँ पे साइट ऑफ एक्शन होगा वहां पे सिक्रेट करो। ठीक है बेटा, फिर इसके टाइप्स होते हैं। देन कनेक्टिव, अगर यहाँ पे देखो तो एरियोलर, टेंडोन, लिगामेंट। अब कनेक्शन, जो भी कनेक्शन बना रहा है, तुम्हें बहुत शायद पता हो या नहीं पता हो, पढ़ाया गया होगा छोटी क्लास में, लेकिन ध्यान नहीं जाता। एक्चुअली में ब्लड इज अ लिक्विड टिश्यू, ठीक है, फ्लूइड टिश्यू में आता है ब्लड, एंड ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू। हमारे बॉडी के सारे कनेक्शन, ऑक्सीजन हो, न्यूट्रिएंट हो, सप्लाई, इन सबको मेंटेन करने के लिए जो कनेक्टिव टिश्यू ब्रॉडली पूरे बॉडी में दौड़ रहा है, रनिंग में, दैट इज ब्लड। लिम्फेटिक सिस्टम एंड ब्लड, मतलब दोनों ही क्या है, फ्लूइड टिश्यू है। वो भी कनेक्शन को मेंटेन करने वाला टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज नॉट लाइक कि फ्लूइड है ना मैम, ये टिश्यू कैसे हुआ, तो लिक्विड टिश्यू है। ठीक है, स्केलेटन में आपका आ जाता है बोन, कार्टिलेज, हार्ड हो जाएगा जब वो बोन्स हो जाते हैं, जब सॉफ्ट रहता है कार्टिलेज रहता है। टेंडोन, लिगामेंट, जो उनको अटैचमेंट में रोल कर रहे हैं, मतलब कनेक्शन, मसल से कनेक्शन बना रहे हैं, बोन बोन से कनेक्शन बना रहे हैं, इस तरीके से जहां पे आपका जो चीज है। एडिपोज, फैट टिश्यू हो गया, जहां आपके फैट डिपॉजिट हो रहे हैं वो टिश्यू क्या है, एडिपोज टिश्यू है। मस्कुलर, मसल्स आप देख रहे हो, मसल्स के फिर टाइप्स हो जाते हैं, स्ट्रेटेड, स्मूथ, कार्डियक, वॉलंटरी, इनवॉलंटरी। ये सब जो वर्ड मैं बोल रही हूँ ये सुने सुने लग रहे होंगे, पढ़े हैं छोटे। ठीक है, देन नर्वस सिस्टम अकेला राजा है, न्यूरॉन्स के भरोसे और ग्लियल सेल्स के भरोसे इसका सब कुछ चलता है, कोई डिवीजन नहीं। सेल डिवीजन में पढ़ाया मैंने, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते हैं। न्यूरॉन्स हमें बाय बर्थ जितने न्यूरॉन्स मिल गए, उन न्यूरॉन्स के हम कितने कनेक्शन बनाते हैं, ये हमारी आईक्यू ईक्यू सब चीजों को जनरेट करता जाता है। ग्लियल सेल उनको सपोर्ट, उनके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करने वाले ग्लियल सेल्स होते हैं। नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स, यहाँ पे टिश्यू सिस्टम में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर नर्वस टिश्यू। क्लियर है? तो ब्रॉडली अभी मैंने क्या बताया, हम लोग एनिमल्स में एंटर कर चुके हैं, ये बता दिया। फिर मैंने बताया कि यहाँ पे जो हायर एनिमल को क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, अगर हम एनिमल किंगडम से स्टार्ट करें तो हम क्लस्टर ऑफ सेल से स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा, पोरीफेरा का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्लस्टर। लेकिन जो भी लिविंग है, either unicellular और मल्टीसेलुलर, either प्रोकैरियोट या यूकैरियोट, यू ऑल नो कि वो कुछ लिविंग प्रोसेस को परफॉर्म कर। ठीक है बेटा, उसी लिविंग प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, एनिमल किंगडम इवॉल्व होता गया एंड हम हायर कॉर्डेटा तक आ गए। और कॉर्डेटा में हम मैमल्स देख लिए, मैमल्स में हम ह्यूमंस को देखे, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे जो सिस्टम है दैट इज हाईली कोऑर्डिनेटेड। क्लियर? और वो हाईली कोऑर्डिनेटेड सिस्टम को अगर हम कैटेगराइज करते हैं तो देयर आर फोर मेन टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। क्लियर बच्चा? ठीक है, इतनी सी कहानी समझ में आई। इसमें क्या क्या है आपका, एपिथेलियल, नर्वस टिश्यू, मसल्स टिश्यू, एंड इनके अलावा जितना भी आप देखोगे कनेक्शंस बनाने के लिए जो वैरायटी ऑफ ग्रुप्स हैं, वो सब कहाँ आ जाते हैं, आपके कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अब आप देखो एक सिस्टम यहाँ पे हाथ से इमेज लिया हुआ दिखा रहा है। इस इमेज में आप फोकस करो, जैसे आप एक थंब लिए, थंब से आप देखोगे तो थंब थंब वाले पोर्शन में, आपके अंगूठे के पोर्शन में ये सारे तीनों चारों टिश्यू सिस्टम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपके थंब में मसल्स भी है, आपके थंब में ब्लड की सप्लाई भी है, आपके थंब के अंदर उसको स्ट्रक्चर देने के लिए स्केलेटन सिस्टम का बोन्स भी है। ठीक है, वहां पे ज्वाइनिंग के लिए, मूवमेंट के लिए कार्टिलेज भी प्रेजेंट है, मतलब चलो कनेक्टिव टिश्यू है। फिर उसमें उसको जो स्टिमुलेशन और इफेक्ट और जो वो रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है, उन सब के लिए वहां पे नर्वस टिश्यू भी प्रेजेंट है। जो स्ट्रक्चर जो स्केलेटन को कवर करके रखा हुआ है, एक आपको कुशन लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, अपना अपना थंब पकड़ो, अभी मैं बोल रही हूँ, मैंने खुद का थंब पकड़ रखा। ठीक है, तो उस सब में स्ट्रक्चर में तुम्हें दिख रहा होगा कि कुछ कुशन जैसा स्ट्रक्चर है, वो सब क्या है, मसल्स टिश्यू है। ठीक है, फिर आपको एक कवरिंग दिख रही है, स्किन की कवरिंग, वो एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट हो गया। इंटरनल भी कवरिंग है, ये लेयर पूरी निकालोगे तो इंटरनली जो उसको अंदर की तरफ कवरिंग की होगी वो भी एपिथेलियल लेयर होगी। ठीक है बेटा, समझ में आया? एपिथेलियल, लाइनिंग ऑफ द सरफेस, लाइनिंग, कवरिंग,
स्ट्रक्चर बना रहा होगा, ऐसा टिश्यू सिस्टम एपिथेलियल हो जाता है। फाइबर्स, ठीक है, मसल्स से कनेक्ट कर रहा है, मसल्स से वहां के एक स्ट्रक्चर को दे रहा है, तो दैट इज मस्कुलर टिश्यू। नर्वस टिश्यू जो सिग्नल्स को ले रहा है, जो स्टिमुलेशन को ले रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पास ऑन कर रहा है, ठीक है, मसल से न्यूरॉन्स, न्यूरॉन से मसल, न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स, इस तरीके से पूरा आपके नर्वस सिस्टम से फैलते हुए एंड एट द लास्टली वो मस्कुलर सिस्टम से अगर अटैच हो रहा होगा तो मस्कुलर, अदरवाइज जिस सिस्टम से भी थर्मस रेगुलेशन का, टेम्परेचर रेगुलेशन का वर्क कर रहा होगा, टेम्परेचर, मेरी आंखें देख रही हैं, अभी मुझे ये पीपीटी दिख रही है, मेरे मुंह से आवाज आ रही है, तुम लोग के कान में सुनाई दे रहा है, ये सब चीजें किसने, कौन कंट्रोल कर रहा है? सब सेंटर है हमारे ब्रेन में, वो इन सेंस को, इन एक्सटर्नल स्टिमुलाई को सेंस कर रहा है और हम उसको एग्जीक्यूट करते, ब्रेन हमारा एग्जीक्यूट करता जा रहा है। तभी हमें ये स्लाइड दिख रही है, कहीं ग्रीन दिख रहा है, कहीं रेड दिख रहा है, कहीं लिखा दिख रहा है, उसको हम ट्रेन कर चुके हैं अपने ब्रेन को कि ये सी है, तो सी हमें दिख रहा है, ये एनिमल लिखा है, तो हमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रखा है कि ये एनिमल की स्पेलिंग है। तो हमारी आंखें देख रही हैं तो उसको दिखने वाला सेंस जा रहा है, फिर हमारा ब्रेन उसको एग्जीक्यूट कर रहा है कि वो वर्ड क्या है, वो कलर क्या है, ठीक है, देन हम पूरा उस पर पूरा फंक्शन कर पाए। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट होके वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप उनको बेसिक्स पे बात करोगे कि अगर आप टिश्यू सिस्टम की बात करोगे तो पूरे बॉडी के टिश्यू को 4 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज एपिथेलियल, सेकंड इज कनेक्टिव, थर्ड मसल्स एंड फोर्थ इज नर्वस नर्वस टिश्यू। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? स्पीड फास्ट तो नहीं लग रही? Good. चलो देखते हैं थोड़ा सा, अभी एनसीईआरटी पहले देख लेते हैं, फिर आप। In the preceding chapters, previous chapters, you came across a large variety of, ये किस चैप्टर की बात कर रहा है बेटा? एनिमल किंगडम की, ठीक है। In the preceding chapters, you came across a large variety of organelles, both unicellular and multicellular of the animal kingdom, ठीक है। अब प्रोटिस्टा की बात करो, यूनिसेलुलर एनिमल्स वहां पे स्टोर किए गए, उन सबको यहाँ पे यूनिसेलुलर मतलब वही, ठीक। तो एनिमल किंगडम पढ़े हम या बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम ओवरऑल बात करें तो हमने देखा है कि वहाँ पे बहुत सारी वैरायटी है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद उनके जो आपस में कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करनी है, फंक्शन वही है, सभी खाना पीना, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, लेकिन मोड ऑफ फिजियोलॉजी चेंज है, कॉम्प्लेक्सिटी है, वहां पे चेंज है, लेवल चेंज है। किसी के पास ऑर्गन फंक्शन है, कोई टिश्यू से कर रहा है, कोई सरफेस से कर रहा है, किसी के पास माउथ है, कहीं नहीं है, ठीक है, कहीं ब्रेन है, कहीं ब्रेन था ही नहीं, तो हम कहीं पे ये नहीं कह सकते कि जिसके पास, एक सिंपल सा जीके का क्विज है कि विदाउट ब्रेन क्या कोई सरवाइव कर सकता है? नहीं। फटाफट लोग आंसर करते हैं नहीं, 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 बिना ब्रेन के नहीं। अरे भाई, ब्रेन है ही नहीं सारे एनिमल में, पहली बात। बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। विदाउट ब्रेन कोई एनिमल सरवाइव कर सकता है क्या? कर सकता है, ठीक है, क्योंकि सारे एनिमल्स में ब्रेन है ही नहीं। न्यूरॉन सिस्टम ग्लियल के बाद कहीं ब्रेन आया था, गैंग्लियन के बाद आया था आपका ब्रेन, ठीक है। तो मीन्स एनिमल की बात कर रहे हैं तो एक एनिमल, यूनिसेलुलर भी एक एनिमल है जहाँ पे आपको ब्रेन सिस्टम की बात ही नहीं हो रही, तो एक जनरल सा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द हायर ऑर्गेनिज जहाँ ब्रेन डेवलप हो चुका है, वहां विदाउट ब्रेन कोई कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता। आप ह्यूमन की बात करो कि एक ह्यूमन का ब्रेन नहीं वर्क करेगा तो वो जिंदा रह लेगा, उसके सिस्टम प्रॉपर चलेगी, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज इम्पॉसिबल, ठीक। In unicellular organisms, all function like digestion, respiration, and reproduction are performed by a single cell. एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी ओपन रखना बेटा। हाँ बेटा, ठीक है। In the complex body of multicellular animals, the same basic functions, same basic, जितनी हम कहानी बोल रहे हैं ना वही चीज लिखा है ना, basic functions are carried out by different groups of cells, या तो different group of cells हो सकती है tissue level organization पे, in a well organized manner,
या तो आगे जाके वो ऑर्गन सिस्टम में चेंज हो सकता है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स। हाइड्रा किस फाइलम में आएगा, फटाफट बताओ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। हाइड्रा किस फाइलम में है? पॉलिप है, मेडुसा है, निडेरिया, और अदर नेम। थोड़ा सा एनिमल किंगडम आज होमवर्क रहेगा, एनिमल किंगडम को रिवाइज करने का, थोड़ा सा जनरल, एकदम जनरल। ठीक है, जनरल बोले तो बहुत पढ़ लो। देखो, जब तुम एकदम अटेंटिव होके पढ़ोगे ना, तो तुम 2 घंटे में उस चैप्टर को खत्म कर सकते हो एक जनरल वे। मतलब आपको कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है, पढ़ते हुए जाना है, जो हाईलाइट किया हुआ है उसको देखना है, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा 2 घंटे 3 घंटे। ठीक। हाँ, सिलेंट्रेटा फॉलो, करेक्ट। तो उस तरीके से एक जनरल ओवरव्यू लेना है, सारे फाइलम बैठ के याद नहीं करना है। एक जनरल ओवरव्यू, इंट्रोडक्टरी, एंड देन नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, जनरल लेके आज उसको होमवर्क में खत्म कर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अब ये हाईलाइट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, क्योंकि एनिमल किंगडम का पार्ट है। द बॉडी ऑफ अ सिंपल ऑर्गन इज लाइक हाइड्रा, मल्टीसेलुलर है, हाइड्रा है। ठीक है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वहां पे भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी इन 1000। तो वो टिश्यू सिस्टम वहां पे डेवलप होना स्टार्ट हो गया, और वो कोऑर्डिनेट वे में एक फंक्शन को परफॉर्म। ठीक है, जैसे उसके टेंटिकल्स अलग वर्क कर रहे थे, होल्ड फास्ट अलग रोल प्ले कर रहा था, फिर बडिंग में अलग मैकेनिज्म। तो डिफरेंट टाइप के ग्रुप ऑफ सेल्स डिफरेंट टाइप के फंक्शंस के लिए आपस में कोऑर्डिनेट कर। ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ बिलियन। अब आगे हम और कॉम्प्लेक्स की तरफ चले गए, पहले यूनिसेलुलर, देन हाइड्रा का एग्जांपल, देन फटाफट छलांग लगा के ह्यूमन बॉडी पे ही इज कंपोज्ड ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। अगर हम सेल की बात करें तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है बॉडी में, और वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। क्लियर? हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर? In multicellular animals, a group of similar cells along with intercellular space substance perform a specific function. वेरी गुड, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट डाउन कर लेना, मतलब मार्क भी कर लेना, और नोट्स में भी ये तुम्हारे होना चाहिए। इन मल्टी दिस इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, मतलब फ्रॉम सेम ओरिजिन। जब डेवलपमेंट हुआ होगा तो ये सेम ओरिजिन से आए होंगे, सिमिलर सेल्स along with intercellular space substance। ठीक है, अब सिर्फ सेल 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 फंक्शन नहीं कर सकती है, फंक्शन करने के लिए उनको इंटरस्टिशियल इंटरस्टिशियल मटेरियल कह लें, या इंटरस्टिशियल सब्सटेंस बोलते हैं। मतलब दो सेल के ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में सब एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की बात हो रही है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो बोल रहे थे उन्हीं सब की बात हो रही है। अब इसमें तुम जब एक सेल की बात करते हो तो उसके बाहर वहां पे लिक्विड में प्लाज्मा, मतलब आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स समझ सकते हो, वहां पे प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, वहां पे ब्लड भी हो सकता है, वहां पे लिम्फ भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी लिविंग सिस्टम कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करने के लिए सिर्फ सेल से नहीं कोऑर्डिनेट कर रहा है, उसकी इंटरसेलुलर सब्सटेंस, मतलब ये एक्स्ट्रा की बात कर रहा है। ठीक है, इंट्रा लिखा होता तो इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। ये लिख लेना, पहले भी बहुत बार ये टर्म देखे हुए हो, बिटवीन टू सेल्स। क्लियर? परफॉर्म ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन। अब हम सेल के अंदर ऑक्सीजन हमें भेजना है, तो उसकी सप्लाई तो हम आर्टरी कैपिलरीज के थ्रू, ब्लड के थ्रू जा रही है। ठीक है, तो जब ब्लड उस सेल के अंदर जाएगा तो उस ड्यूरेशन में, देखो इसको समझने की कोशिश, ये ब्लड की कैपिलरीज होगी, ये आपके सेल का सरफेस हो गया। ठीक है, ये ब्लड की कैपिलरीज अगर इसकी एकदम नियर बाय भी होगी तो भी इन दोनों के बीच में कुछ तो गैप है बेटा, वहां से ये ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन, यहाँ आएगा, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया इस सेल में। तो ये सब्सटेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? ये लाइन समझ में आई? परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू।
उसी को क्या बोल रहे हैं हम, टिश्यू बोल। टिश्यू में क्या हो गया, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अब होमोजेनस टिश्यू, हेट्रोजेनस टिश्यू वो अलग बात है। अभी हम सिर्फ टिश्यू बोल रहे हैं, मतलब ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और सेम ओरिजिन के सेल्स, आपस में गैप जंक्शंस वगैरह, इंटर सेलुलर स्पेस में प्रेजेंट मटेरियल सब्सटेंस से कोऑर्डिनेट करके वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, एंड दैट सिस्टम इज नोन, दैट इज नोन एज, दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टिश्यू। तो सिंपल सी चीज जो इसको कहने का मतलब है, टिश्यू में जो आज तक आप कहानी समझते आए होंगे कि टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर दो, ग्रुप ऑफ सेल प्लस इंटरसेलुलर सब्सटेंस। जब ये कोऑर्डिनेट वे में फंक्शन करते हैं तब वहां पे बनता है टिश्यू। समझ में आई बात? अभी तक ये पढ़ते थे ना, ग्रुप ऑफ सेम ओरिजिन ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, ठीक है, उसमें ऐड कर लो कि सिर्फ सेल से नहीं टिश्यू बन जाएगा, उनके बीच के मटेरियल की भी आपको जरूरत है, इंटरसेलुलर मटेरियल या इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस को फॉर द कोऑर्डिनेशन। इज इट क्लियर? पृथ्वी यालम अश्लेषा अस्मा पर्या इकरा ईशा। क्लियर है बेटा सबको? रिप्लाई तो करो सब। कभी कभी मुझे लगता है ना तुम लोग लेक्चर ऑन करके चले जाते हो इधर उधर इधर कर जाओ और घूमते हैं। पता तो होगा ही, अब तो मैम बोलेगी 1-1.5 घंटे तक तो कंटिन्यू बोलते हो। चलो आगे देखते हैं ना। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissue. ठीक है, बेसिक टाइप्स की बात करें तो 4, और इसी को पूरी तुमको जब एनाटॉमी पढ़ोगे वहां पे तो इसी में कितना डेप्थ तक चले जाओगे, इनके टाइप्स लोकेशन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेवियर कर रहे हैं, बट मेनली ब्रॉडली अगर हम इनको बोले तो 4 बेसिक टाइप्स में ही आप इसको समराइज कर। These tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ like a stomach, lungs, heart and kidney. अब इन टिश्यू को ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा किसी स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में, ठीक है, वो पर्टिकुलर लोकेशन की सेल, एक डिफरेंशिएशन वाला जो वर्ड था, वो सेल डिफरेंशिएट करके हेपेटोसाइट बनाई अगर, तो वो पार्ट हो जाएगी लीवर सेल, ठीक है। ये तो ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम ही हो जाएगा, एम्ब्रियोनिक गेस्टेशन के टाइम जो मदर फॉर्म में डेवलपमेंट होता है वहीं पे होगा। बट हम ऐसे बता रहे तुम्हें कि एक स्पेसिफिसिटी आएगी वहां पे, तो उसके लिए कुछ ग्रुप ऑफ सेल्स को आपस में कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के भी टिश्यूज आ सकते, ठीक है। जैसे लंग्स का एग्जांपल लें तो लंग्स की प्लूरल मेम्ब्रेन जो उसका चैम्बर है, कैविटी है, वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू बना रहे हैं। जो अंदर ट्रैकियल सिस्टम बना रहा है, एल्वोलाई बना रहा है, ब्रोंकाई बना रहा है, वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू है। तो ग्रुप ऑफ डिफरेंट टाइप of tissue and their proportion, their specific interaction resulted in the formation of a particular organ. Clear bachcha? When two or more organs perform a common function by their physical and or chemical interaction. अब इसको क्या समझे? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन, फिजिकली वो एक दूसरे से एसोसिएटेड है, जैसे आप डाइजेस्टिव सिस्टम सबने पढ़ रखा, बहुत अच्छे से छोटे से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, माउथ से शुरू करके उसको बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ठीक है, और एनस तक जाते हो तुम। ये पूरा जो आपस में एक दूसरे के बाद फिजिकली लिंक्ड है, ये कैसा हो गया? फिजिकल कनेक्शन, ठीक है। लेकिन लीवर से बाइल का सिक्रेशन आ रहा है, पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन आ रहा है, तो वो सिक्रीशन आ रहा है, लीवर अटैच नहीं है ना, पैंक्रियाज अटैच्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम में। डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर और पैंक्रियाज के सिक्रीशन आ रहे हैं, सिक्रीटेड मटेरियल्स आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर केमिकली इंटरेक्शन। इज इट क्लियर? समझ में आया दोनों डिफरेंस? समझ में आया, हाँ या ना? क्लियर, ठीक है। दे टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। गुड।
cells, tissues, organ and organ system split up the work in a way that exhibit division of labor. Underline करते चलना NCERT and contribute to the survival of the body as a whole system. ज्वाइन करना फिर से लेक्चर ओवर हो जाए तो ठीक है सेम लिंक से सेल टिश्यू ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क अपने वर्क को डिवाइड करते हैं डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं एंड कंट्रीब्यूट करते हैं पूरी के पूरे उस ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए एज अ कंप्लीट एज अ होल बॉडी को पूरा कंप्लीटली सर्वाइव ऐसा नहीं कि भाई हार्ट तुम आज सर्वाइव मत करो छुट्टी पर रहो हम पूरी बॉडी को चला लें ऐसा